सर, आपके क्लिनिक में लोग आपसे दवा लेने आते थे या कविता? पहले तो दवा लेने आते थे। संगीत भी एक हीलिंग का काम करता है। बिल्कुल करता है। तो एक कक्षा 6 का बालक उस समय उस जर्नी में था कि वो विष्णु सक्सेना बनने वाला था। अवचेतन मस्तिष्क में ये था कि हाँ, कविता ऐसी ऐसी होती है। वो आपका वो कॉलेज का वाकया है, जब आपने वहाँ करा तो पूरा हॉल चुप हो गया था। अरे वो मेरा जिंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट था। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। सर, इसी से मुझे एक लाइन आपकी याद आती है कि रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, पत्थरों का दिल तूने कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। नीरज जी कहा करते थे पैसा पिशाच होता है, पैसा पिशाच होता है, आदमी का खून चूसता है जैसे पिशाच खून चूसता है। कविता थी जो काफी पॉपुलर हुई, जिसमें बेटी के बारे में आपने बोला है। क्यों, किसने सिद्धांत बना दिया कि बेटी पराया धन है? बेटों को भी पराया धन बना के देखिए एक बार। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। दोस्तों, ये पंक्तियां नहीं हैं, ये वो एहसास है जो हमारे दिलों तक उतर जाता है। आज हमारे साथ वो संगीतकार, वो गीतकार, वो कवि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जो शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने 3500 से ज़्यादा कवि सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ओमान, इज़राइल, थाईलैंड, यूएस, इंग्लैंड, दुनिया के सैकड़ों देशों में जिन्होंने यात्रा करी, और वो जहाँ पे भी गए लोगों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। आज हमारे बीच डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी मौजूद हैं, जो इतने बड़े सफ़र के बाद भी वही सादगी, वही मुस्कान और वही अपनापन लिए हुए हैं। आज हम सिर्फ कवि से नहीं मिल रहे हैं, आज हम उस एहसास से मिल रहे हैं जो कहते हैं बस प्यार बांटता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मंच, आज की हवा और आज की बातचीत सब आपके हवाले। थैंक यू शिवम। बहुत दिनों से मुलाकात तय थी हमारी, और वो मुलाकात ऊपर वाले ने तय कर रखी थी। आज उसका वक्त आया है, तो आज हम आपसे मिल रहे हैं और आपसे आज गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। जिंदगी यूं ही चलती रहे मोहब्बतों के सहारे, बस ऐसी ही ऊपर वाले से कामना है। सर, आपके क्लिनिक में लोग आपसे दवा लेने आते थे या कविता? पहले तो दवा लेने आते थे जी। बाद में फिर लोग, जब कवि सम्मेलन में पॉपुलर हो गया तो फिर लोग सिर्फ मुझे देखने आते थे। पहले मैं लोगों को देखता था, फिर बाद में लोग मुझे देखने आने लगे। बहुत देर तक बैठे रहते थे, उनसे पूछता था क्यों बैठे हुए हैं, आपको कोई बीमारी हो तो बताइए। बोले नहीं सर, कवि सम्मेलन में बहुत दूर से आपको देख पाते हैं, आज आपको पास से बैठ के देखेंगे, हमारी कोई बीमारी नहीं है हमको, और देखने आते हैं, सुनने आते तब फिर मैं उनको आश्चर्य होता था, ऊपर वाले का धन्यवाद भी करता था कि जिन चीज़ों के लिए लोग तरसते हैं वो ईश्वर हमें अपने आप दे देता है। संगीत भी एक हीलिंग का काम करता है, बिल्कुल करता है। तो शायद वो उससे ही हील हो जाते थे। हाँ, संगीत हो या कविता हो, ये ललित कलाएं हैं, इन्हें गंधर्व कलाएं भी कहते हैं, और ये ऊपर वाला उन्हीं को देता है जो उसके पात्र होते हैं। हर किसी के पास नहीं होगा ये संगीत की कला, सबको नहीं मिलती ये इसलिए कहते हैं गॉड गिफ्टेड है ये। अगर कविता या संगीत या गायन अगर कोई सिखाया जा सकता होता ना, तो इसकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, इसके कोर्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल। कविता का कोई कोर्स नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ये सब ऊपर वाला बना के भेजता है। हम लोग ऊपर वाले की विशेष कृति हैं, आम आदमी नहीं है हम। हीरा तराशा जा सकता है, हीरा बनाया नहीं जा सकता। इसलिए इसी तरह से कविता आप लिख लेंगे तो आपकी कविता को ठीक किया जा सकता है, उसमें कोई कमी हो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन कविता बना नहीं सकते। जो आपके थॉट हैं वो हमारे अंदर नहीं आ सकते। आपके थॉट तो आप ऊपर वाला भेजेगा, वही आएंगे तो कागज पे उतरेंगे। बिल्कुल सर। सर, जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो कई जगह पे आपके बचपन, आकाशवाणी, आपके दादाजी, इनका जिक्र आता है सर। तो ये जर्नी कैसी रही, थोड़ा सा अगर आप इस पे प्रकाश डालें सर। शिवम, दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक होती है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, दूसरी होती है जेनेटिक्स।
ये जो कविता की बीमारी थी ना, वो जेनेटिक मिली मुझे। मेरे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे, खून में थी मुझे। तो वो बहुत अच्छी कविताएं लिखा करते थे, लेकिन स्वांतः सुखाय के लिए, आनंद के लिए। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। वो अपने आनंद के लिए लिख रहे हैं गजलें, खुद गीत ही लिख रहे हैं, खुद ही। खुद ही लिख रहे हैं, अपने दोस्तों को सुना रहे हैं। बिल्कुल। यही हाल पिताजी का था। वो अपने धंधे में लगे रहते थे और कभी वक्त मिलता तो अपनी कविताएं लिख लेते थे। तीसरी पीढ़ी में मैं था। वो कीटाणु आए मेरे अंदर, लेकिन मैंने उनको आगे तक ले जाए। कैश कर लिया, उनको जनता तक पहुंचा दिया कि ये चीज ऐसी नहीं कि अपने तक ही रखी जाए, इसकी खुशबू बिखेरिए। सर, तभी आज शायद लाखों करोड़ों लोग आपके प्रशंसक हैं और आपको सुनना चाहते हैं, आपसे आपके की कविताओं को रसपान करना चाहते हैं। आपके कवि सम्मेलनों में जाने के लिए हमने वीडियोस देखे जहाँ पे लोग कतार में लग के आपकी कविता सुनना चाहते हैं। तो शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद था। बिल्कुल, दादाजी का आशीर्वाद है और प्रभु का आशीर्वाद है। अगर वो कविता न लिख रहे होते तो मैं सीखता कैसे? उन्हीं से सीखा। वो अपने दोस्तों को खतों के जवाब देते थे तो कविता में दिया करते थे। क्या बात है। और वो फिर लिखाते मुझसे थे, विष्णु तुम लिखो, तुम्हारा राइटिंग अच्छा है। ये बात है 5वीं 6ठी क्लास की। 6ठी क्लास में मैं उनके जो बोल रहे हैं छंद मुक्तक, जो उनको जवाब देना है वो मैं लिख रहा हूँ। वहां से मुझे मालूम पड़ रहा है कि एक पंक्ति कितनी बड़ी होती है, दूसरी उसके बराबर होनी चाहिए, इसमें तुकांत होना चाहिए। ये जो बारीकियां थी वहां से सीखे। तो एक कक्षा 6 का बालक उस समय उस जर्नी में था कि वो विष्णु सक्सेना बनने वाला था। अवचेतन मस्तिष्क में ये था कि हाँ कविता ऐसी ऐसी होती है। फिर हमने भी सोचा कि हमें भी करना चाहिए। फिर हमने भी लिखना शुरू किया, लेकिन अब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में बच्चा क्या लिखेगा, क्योंकि थॉट तो होते नहीं। फिर भी लिखते और एक अखबार वाले को दे के आते थे। हमारे पड़ोस में एक अखबार निकलता था, सविता गौरव। उस अखबार वाले से कहते हमारी कविता ये राजस्थान की बात है? नहीं, ये यूपी की है, जहाँ मैं रहता था, अलीगढ़, सिकंदरा राव की। तो उस अखबार वाले से कहते हमारी भी कविता छाप दो। तो अखबार वाला जानता था कि 6ठी 7वीं बच्चे का क्या कविता लिखेगा, लेकिन उसने भी सोचा कि एक बच्चों का कोना निकाल देते हैं, उसमें इसकी कविता छाप दिया करेंगे। अब क्योंकि पत्रकार तो पत्रकार होते, तो इस एवज में हमसे काम कराता था कि आप ये अखबार गिन दो जरा। अच्छा। इनको बाइंडिंग कर दो, थोड़े थोड़े बंडल बना दीजिए 100 के, फला गांव में जाने हैं। वो हमसे पूरे हफ्ते काम कराता रहता था। और उसके एवज में एक हफ्ते में 4 लाइनें एक कोने में छाप दी, हम इसी तो खुश हो जाए। वो मोटिवेशन का काम करती थी? नहीं, मोटिवेशन का काम अलग हुआ। जो जिंदगी का हम अपना पहला टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं आपको। एक दिन दादाजी ने हमको देख लिया बाहर निकलते हुए, हमारे हाथ में कुछ था कागज। तो बोले कि विष्णु बाबू कहाँ जा रहे हो? हमने कहा दादाजी हम कविता छपवाने जा रहे हो। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उस अखबार में। बोले तुम कविता लिखते हो? हम सब कुछ आ गए, हाँ मैंने लिखते हैं। तो मुस्कुराए, बोले दिखाओ जरा कैसी कविता है। तो उन्होंने देखी तो क्या होती है 6ठी 7वीं 8वीं की कविता। बोले ये कविता है। खबरदार जो आज के बाद किसी अखबार वाले के पास गए, अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करो, अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करो, अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो कि अखबार वाला आपके पास आए कि विष्णु जी हमें आपकी कविता छापनी है, हमको एक कविता दे दीजिए। तो शिवम वो हमारी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। बड़ी गूढ़ बात उन्होंने हाँ, बचपन का टर्निंग पॉइंट। उसके बाद फिर हम नहीं गए। उसके बाद हमने एजुकेशन पूरी की, लेकिन चलती रहती थी। 8वीं 10वीं क्लास में वहीं पढ़े, तो अपनी स्टेज परफॉर्मेशन दी, परफॉर्म की। उसके बाद फिर इंटर की, लेकिन कविता चलती रहती थी, म्यूजिक भी चलता रहता था। उदयपुर में जाके वो कविता थोड़ा सा प्रस्फुटित हुई, उसकी खुशबू बिखेरने लगी। उसमें आकाशवाणी का बड़ा हाथ रहा। आकाशवाणी ने मुझे अप्रूव किया। फिर मैं आकाशवाणी का कैजुअल अनाउंसर भी रहा उधर। जब वो आपने शायद 13 रुपए आपने कहीं यस पहला आपका वो वाकया क्या था सर? पहला प्रोग्राम किया था। वो तो एक हमारे दोस्त थे उपेंद्र अणु, वहाँ डूंगरपुर में, ऋषभदेव में। तो वो हमको ले गए कवि सम्मेलन। वो जानते थे कि ये कुछ लिखता है, तो चल तुझे कवि सम्मेलन दिखाने ले चलते हैं, तो इस कवि सम्मेलन सुलाने चलते हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो बुलाया नहीं किसी ने। तो उन्होंने कहा तुझे जानता कौन है जो बुलाएगा, मेरे साथ चल, मेरे साथ आ जाना, सुनते हैं। तो वहां जब गए तो वहां पहले से 35-36 कवि थे। तो हमारी शक्ल देखते, और वो आपका पहला हाँ। तो वो जो हमको लेके गया था, वो उसका कद ऐसा था उस बागड़ क्षेत्र में, जैसे आज हमारे हिंदी क्षेत्र के कवि सम्मेलनों में सुरेंद्र शर्मा जी का है। अरे वाह, इतना मानते थे, उसके बिना कोई कवि सम्मेलन नहीं था। तो उसने कहा भाई एक कवि को लेके आया हूँ। अरे वो लेके उपेंद्र भाई 35 तो पहले से हैं जी। तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, तेरे बाकी के 35 कवियों से भारी पड़े तो ठीक है, वरना मैं अपने किराए से लेके आया हूँ, अपने किराए से लेके चला जाऊंगा। उस समय 15 रुपए किराया लगता था।
वहाँ उस समय बांसवाड़ा जिले में वो जगह थी परतापुर, तो वहाँ पहली बार मैंने 1982 में कविता पाठ किया था। तो जब जमे पहले कवि महफिल सम्मेलन जमी। में वंस मोर हुई, खूब जमे, क्योंकि उर्दू हमारी अच्छी थी, मतलब कायस्थ जाति कुल में पैदा हुए, तो कायस्थों की उर्दू वैसे ही अच्छी होती है। जिस इलाके में वो कवि सम्मेलन था वहाँ मोमनल लोग थे, बोहरे लोग, तो उनको लगा कि तलफ़ुज़ अच्छा है कवि का, बहुत अच्छा है, तो उन्होंने खूब अच्छी तरीके से सुना मुझे। तब फिर श्रोता वहाँ अच्छा है तो श्रोता अच्छे थे, वंस मोर एक एक कविता सुनाई, दूसरी सुनाई, फिर सुबह उन्होंने हमको पारिश्रमिक दिया, वो शायद 25 और 21 रुपए था। क्या बात है। तो ये जर्नी सर ऐसे गई। एक वो मैं और भी जो मैंने देखा कि एक वो आपका वो कॉलेज का वाकया है, जब आपने वहाँ पे प्रदर्शन करा तो पूरा हॉल चुप हो गया था। हाँ, अरे वो मेरा ज़िंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट था। सर हमने रिसर्च हाँ, काफ़ी अच्छी करी है हाँ, फिर। हाँ, बिल्कुल आप पूरा अध्ययन करके आए हैं मेरे बारे में। बिल्कुल। तो जब मैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में था, उदयपुर में था, तब फर्स्ट ईयर में जी। नए जो फर्स्ट ईयर में होते हैं उनकी रैगिंग होती है, सीनियर से बहुत डरते हैं। तो हम एक कोने में बैठे हुए थे। जो मेरे शहर के 2-3 लड़के और पढ़ते थे, उनको मालूम था कि विष्णु गाता है। तो एनुअल फंक्शन हो रहा था, और जो मेरे सीनियर 5th ईयर के थे, फाइनल ईयर के थे, मिस्टर जनार्दन जलज, वो सांस्कृतिक सचिव थे। वो उस समय हारमोनियम प्ले कर रहे थे और उनके साथी था, वो हाथ तबला प्ले कर रहा था। तो मेरे जो साथी थे उन्होंने मंच पे धकेल दिया मुझे, कि जाओ विष्णु तुम भी पढ़ो, सुनाओ एक कोई गीत सुनाओ। तो हम चले गए, सीनियर्स की बात मानना था वरना अगले दिन रैगिंग हो रैगिंग हो जाएगी। हाँ, जाएगी। तो चले गए। हमने कहा उनसे, सीनियर से, मैंने बॉस हम हारमोनियम प्ले कर दीजिए। तो जैसे हर ऊंची इमारत को गिरने का डर रहता है ना, तो इसी तरह से उनको ये डर लगा कि ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अगर मान लो बाय द वे इसने मुझसे जब बढ़िया गा दिया हाँ। तो कल तो मेरी किरकिरी हो जाएगी। तो उन्होंने बहाना बनाया, बोले देखो मेरी तो उंगलियां थक गई हैं, 1.5 घंटे से बजा रहा हूँ, इसमें मैं तो नहीं बजा सकता। तो अब मैंने वाद्य कहा यंत्र भी हाँ नहीं हाँ है और हाँ, ऐसे ही करना है। कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा आप तबले वाले से कह दीजिए, ये भी बजा। बोले पूछ लीजिए तबले वाले से, अगर बजा दे तो। वो भी उन्हीं का आदमी था, तो उसने भी मना कर दिया। बोले पता नहीं आप कौन सी ताल में गाएंगे, कैसे गाएंगे, बेसुरे हैं या सुर में हैं आप, सॉरी। उस समय मैं बहुत रुआंसा भी हुआ और बहुत अंदर से परेशान भी हुआ कि आज बिना हारमोनियम तबले के कोई सुर नहीं है मेरे पास, मैं कैसे अपने को साध पाऊंगा, और इतना पूरा हॉल भरा हुआ है कॉलेज का। तब फिर मैंने सोचा कि उस समय फिल्मी गाने गाता था मैं, तो मैंने फिल्मी गाना गाना गाया। फिल्म जैसे को तैसा का एक गीत था, और बड़ा ही इमोशनल गीत था। क्या लाइन थी सर वो? वो लाइन थी, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। क्या बात है। जिसकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिसकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिस्म मिलते हैं उन्हें लेकिन जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। तो शिवम जैसे ही मैंने इसका मुखड़ा सुनाया, सब पूरा हॉल शांत हो गया, पिन ऑफ साइलेंट। पहले अंतरे पे इमोशंस एकदम की लहर दौड़ मौसम गई। मेरे अनुकूल हो गया। दूसरे अंतरे में तो लोगों की आंखों से आंसू आने लगे थे। तो पूरा का पूरा हॉल रो रहा था। ऐसा कोई फीमेल तो कोई ऐसी नहीं होगी जिसकी आंखें लाल ना हो, आंखों से आंसू ना गिर रहे। उस रात में उस पूरे प्रोग्राम का हीरो था, इस एक गीत से सुबह पूरे कॉलेज में मेरी चर्चा थी। तो वो जिंदगी का मेरा दूसरा टर्निंग पॉइंट था कि जिंदगी में कभी किसी के ऊपर पैरासाइट मत बनिए, परजीवी मत होइए, किसी के भरोसे मत रहिए। जो कुछ करना है आप अपना रास्ता अपने खुद से अपने बनाइए। रास्ते खुद बनाइए, अपने भरोसे चलिए, वही आपको आगे तक ले जाएगा। उस दिन के बाद हमने सोच लिया कि हम संगीत के साथ कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास कलम है,
कागज है, उस पर कविता लिखेंगे और बिना इसमें संगीत की जरूरत होती नहीं है, बिना उसके कविताएं पढ़ेंगे। तब से वो हमारी कविता की यात्रा शुरू बिल्कुल हुई। सर, आपकी पोएट्रीज में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। इस टाइमलेस पोएट्री का राज क्या है? बहुत से कवि हैं, लेकिन लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। उन्हें लगता है ये शायद ये तो मेरी भावनाओं को ही कविता के रूप में पिरो के गा रहे हैं। तो ये सर आप कैसे कर पाते हैं सर? जो कुछ है शिवम मेरे पास ऑर्गेनिक है, जो कुछ मेरी जो थॉट है ना वो भी ऑर्गेनिक है, जो मेरी भावनाएं हैं वो भी ऑर्गेनिक हैं, जो मेरी कविता है वो भी ऑर्गेनिक है, और जो भी है वो दिल से निकली हुई है तो दिल तक पहुंचेगी निश्चित रूप से। वही मेरी कविताओं में है। जब मैं कविता पढ़ता हूँ तो हर युवा ये सोचता है कि अरे ये तो मुझे लिखना चाहिए था, ये तो मेरी थॉट है, ये मेरी भावनाएं हैं। मेरी बिल्कुल। भावनाएं, मैं सोचता हूँ इन्होंने कैसे लिख दिया। तो जब उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी है तो वो मुझे अपना दोस्त मानने लगते हैं, मुझे अपना साथी मानने लगते हैं। फिर जैसे दोस्त दोस्त के साथ व्यवहार करता है वो फिर मेरे साथ करते हैं और तालियां बजा देते हैं, प्यार दे देते हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं, नहीं सर, बिल्कुल। मैंने बहुत से लोगों से आपके बारे में जब भी ज़िक्र किया, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि वो तो हमारे कवि हैं। जी, और तो मैं 3 पीढ़ियों का कवि हूँ। मुझे युवा भी पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं और वृद्ध भी पसंद करते बिल्कुल हैं। सर। मैंने वीडियोज़ देखे सर, जब आप आईआईटीज़, आईआईएम और कॉलेजेस में परफ़ॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे वो 18-20 साल के युवा भी आपके लिए तालियाँ बजा रहे होते हैं, और जब आप मुशायरे में या कवि सम्मेलनों में जाते हैं, जहाँ पे प्रबुद्ध वर्ग भी बैठा होता है सर, वो भी आपके लिए खड़े होके तालियाँ बजा रहे होते हैं। तो आपने जैसे बोला कि आप सारी पीढ़ियों के कवि हैं सर। जी। सर इसी से मुझे एक लाइन आपकी याद आती है कि रेत पे नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुम पत्थरों का दिल तूने कह कह तो तो दिया, दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा मिटेगा नहीं। नहीं। तो सर ये लाइन कैसे आपने ये चीज़ सोची, और मुझे लग रहा है ये आपकी सिग्नेचर लाइन में से एक है सर। ये इसकी उत्पत्ति हुई चेन्नई में। मैं कवि सम्मेलन में गया था, मिस्टर गोविंद मुदरा जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने बुलाया था तो सुबह का वक़्त था मेरे पास, तो मैंने कहा आप हमको बीच दिखा दीजिए, तो बीच दिखाने ले गए। तो वहाँ मैंने यूँ ही एक उँगली से कुछ लिखा, एक लहर आई और ख़त्म हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं दूसरी लिखता हूँ, हो सकता है लहर दूर तक रह जाए। फिर दूसरी लिखी तो वो उससे भी ज़्यादा बलशाली थी लहर, उसने उसको भी मिटा दिया। तब लगा मेरे को इस पे तो कुछ किया जा सकता है कि भई रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा? एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। क्या बात है सर! फिर वो दूसरी पंक्ति अनायास आ गई क्योंकि रेत का अपोजिट लाना है हमको। रेत का अपोजिट पत्थर है, हार्ड है। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। उस वक़्त लिखा था तब वो शायद यूथ ये पता नहीं था कि यूथ भावनाएँ थी। हम जैसे लड़कियाँ लड़के से कह देती हैं कि तुम तो पत्थर दे लो मेरी सुनोगे ही नहीं। लेकिन अब आके उसका वर्जन अपने दिमाग में सोचिए कि ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी है इसमें। बिल्कुल सर। रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा? एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। अभी प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जब मैं गया, तो उन्होंने यही बात मुझे एक लाइन में समझा दी क्या बात है! और तब मुझे लगा अरे ये तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ जो आप बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सांसारिक प्रेम के ऊपर लिखोगे, तो उसकी कोई कदर नहीं है। ये सब क्षणिक है, क्षणिक सुख चला है। जाएगा। जी। उसके लिए लिखो जिसके लिए पूरा संसार अद्भुत है और जिसने संसार को बनाया है, वो फिर अमिट रहेगा, संसार याद करेगा। तो रेत पर नाम लिखने से ये भौतिक प्रेम है। बिल्कुल। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह दिया, ये आध्यात्मिक है। एक बार भगवान के हाथ में डोर छोड़ के तो देखिए आप, क्या हश्र होता है आपका, क्या हश्र, क्या मतलब, क्या आपको सुख मिलेगा, क्या परिणाम मिलेंगे उसके। भरोसा करिए एक बार, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। क्या बात है सर! सर एक कोई ऐसा टुकड़ा सुनाइए जो सबसे ज़्यादा आपसे कमेंट में या आप कवि सम्मेलनों में जब भी जाते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है कि आपसे लोग सुनना चाहते हैं, तो वो एक मुखड़ा सर। एक तो यही गीत है जिस गीत ने मुझे पहचान दी, मेरी आइडेंटिटी इस गीत से बनी। दूसरा गीत एक और है जो बहुत पसंद करते हैं और हर जगह मेरी उस गीत की फरमाइश होती है, लेकिन बच के निकल जाता हूँ मैं, सुनाता नहीं हूँ। वो गीत है थाल पूजा का लेकर हाय, चले हाय! आइए। सर क्या बात है! थाल पूजा का लेकर चले आइए,
मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें चला दीजिए। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी फेंकिए रात रानी लगा लीजिए। जुगनुओ अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओ अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत शानदार सर। सर अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे कपल शादी के फेरों के समय मंत्रों के साथ साथ उन्होंने कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी और पंक्तियों को पढ़ते हुए उन्होंने एक दूसरे के लिए वो कुछ पंक्तियां उन्होंने शायद स्वयं लिखी होंगी और उन्होंने पढ़ते हुए फेरे लिए। तो आपको क्या लगता है सर कि आज के समय में जो युवा है वो क्या अपने शब्दों को फिर से कविता में पिरो के और जीवन के जो अहम पड़ाव हैं उनको आगे तक लेके जा रहा है, शादी जैसे महत्वपूर्ण विषय में भी वो एक कविता के द्वारा अपना वो कर रहे हैं, तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये बात मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो सच सच होगी, और ये होता भी है। प्रेम शाश्वत सत्य है, ये पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और प्रेम की जो कविताएं हैं, मैंने तो देखा था एक बार, पांडेगंज लखनऊ में कवि सम्मेलन था। जब मैं कविता पढ़ रहा था उस वक्त एक तरफ पुरुष बैठे थे, एक तरफ महिलाएं बैठी थी। जब मैंने पहला मुखड़ा पढ़ा, बंद पढ़ा, तो हल्की सी सिसकी की आवाज आई एक तरफ से, दूसरे अंतरे पे दूसरी तरफ से सिसकी की आवाज आई, फिर तीसरे अंत पे दोनों तरफ से वो देखा तो इधर लड़की रो रही थी, इधर लड़का रो रहा था। और ये न्यूज जो है बॉक्स में अखबार में छपी थी अगले दिन कि कविता का असर क्या होता है। क्या बात है। मुझे नहीं मालूम था, मैं तो अखबार में पढ़ के जाना कि मेरी कविता के बाद ये असर हुआ था। तो वो कविता थी, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। और अंतिम बंद उसका था, शायद उस अंतिम बंद को सुन के ऐसा हुआ होगा, मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ, ना ही बरसात है ना ही बरसात है, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ। लांगना मत कभी देहरी प्यार में, लांगना मत कभी देहरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले। क्या बात है सर। आओ एक बार फिर से कभी तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। तो देखिए कविता का असर तो होता है, और पहले के युवा भी कनेक्ट करते थे, आज के युवा भी कनेक्ट करते हैं प्रेम को, और आगे भी करेंगे। अगर उस बच्चे ने कविता की पंक्तियां गाते गाते अपने फेरे लिए हैं तो कहीं ना कहीं वो कवि हृदय रहा होगा, बिल्कुल, और कविता से जुड़ा होगा। आज के जो पारिवारिक समीकरण है सर, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आज के टाइम पे लोग न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन ज्यादा हो रहा है, लोग पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाते हैं, सक्षम हैं, माँ बाप को अपने साथ रख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी आज़ादी में शायद खलल ना पड़े, उसलिए वो उनको ओल्ड एज होम में छोड़ रहे हैं। उस पे सर आपका क्या कहना है? नए बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। नए बच्चे, वही जो आपने कहा कि आज़ादी में खलल ना पड़े उनकी, इस वजह से अपने परिवार के एक-एक सदस्य को अलग कर देते हैं। आज लड़की जब ससुराल में आती है तो उस लड़की वाले जो होते हैं, उसके माता-पिता, ये उसके फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं पहले, उसमें कितने सदस्य हैं। बिल्कुल। और जाते ही उसको कह देते हैं अलग हो जाना, पहले सास-ससुर से भी अलग हो जाना। तो वो अपना चूल्हा जल्दी से जल्दी अलग करती है। जबकि ये पता नहीं कि कंबाइंड फैमिली में कितने फायदे होते हैं, कितने कितने संबल मिलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं, ये दिमाग में पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि हम अलग रहिए, आज़ादी चाहिए हमको। आज़ादी फायदा ज़्यादा नहीं करती, नुकसान करती है। आप संगठित रहेंगे तो आपके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। बिल्कुल।
और ये इसका मूल कारण है पैसा। पैसे से नीरज जी कहा करते थे पैसा पिशाच होता है, पैसा पिशाच होता है, आदमी का खून चूसता है जैसे पिशाच खून चूसता है। इसी तरह से पैसे को कमाने के चक्कर में हम पहले 8 घंटे ड्यूटी करते थे, अब तो 12-12 घंटे बार करते बार हैं। बिल्कुल। और कैसे पैसा आ जाए, उनको लगता है पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। नहीं, ये आपका भ्रम है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से प्रेम नहीं खरीद सकते आप किसी का। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। क्या बात है सर। हम ये तक भूल जाते हैं उस घमंड में कि ये हमारे माता पिता हैं, इन्होंने हमको जन्म दिया है, इन्होंने हमें पाला है, पढ़ाया है, बड़ा किया है, और उन्हीं को हम सिखाने लगते हैं कि मम्मी आप ऐसे मत बोला करिए, मम्मी मेरी पत्नी से आप ऐसे मत कहा करिए। आपको ये देखना चाहिए कि किस वक्त आपको कैसे बोलना है। तो ये दौर डिटोरिएशन का है, पतन का युग चल रहा है इस समय। ये सामाजिक पतन हो या आध्यात्मिक पतन हो या राजनीतिक पतन या पारिवारिक पतन, इस समय पारिवारिक पतन को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमने पारिवारिक पतन संभाल लिया तो ये समाज भी सुधर जाएगा, देश भी सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश की इकाई हमारा परिवार है। बिल्कुल। हम अपने घर को नहीं ठीक कर पा रहे, देश को कैसे ठीक कर लेंगे। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। जिसको हमने पैदा किया वही कहता है कि पापा अब अलग रहते हैं। हम लोग वहां रहेंगे, जी। यहाँ आप लोग रहिए। हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश। जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा आप अपने माता पिता से दूर रहिए, आप शारीरिक रूप से भले ही दूर हो जाइए लेकिन मानसिक रूप से उससे उनके पास बने रहिए। शारीरिक रूप से होते मजबूरियां नहीं हो, क्योंकि हो जाती है, नौकरी करने बाहर जाना है, हर वक्त माता पिता के पास नहीं रह सकते। आप जब तक बाहर नहीं रहेंगे आप नौकरी कैसे करेंगे, अपना परिवार कैसे पालेंगे। लेकिन मानसिक रूप से उनको अपने दिल से दूर मत करिएगा, क्योंकि कभी वो आपके सहारे थे, अब आप उनका सहारा बनिए तो बच्चे भी फिर आपका सहारा बनेंगे। क्या बात है। एक मुक्तक और पढ़ता हूं आपके बीच में। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। और ये बिल्कुल सत्य है। मेरे आंखों के सामने मैंने कई परिवारों को ऐसे देखा है जिन्होंने अपने माता पिता को दूर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, ओल्ड एज होम में चले गए, फिर उनके बच्चे उनको साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सर। देखिए स्वर्ग नर्क यहीं पर है, कहीं बादलों के पार नहीं है। हम ये सोचते ऊपर जाके हमको ऐसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलना आपको, सब यहीं सब मिलना यहीं पे है। हमने अच्छे कर्म जैसा आप किए, अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा ही आपके आपका साथ। परिवार अच्छा है, आपके बच्चे आपकी आज्ञा मानते हैं, आपका आदर करते हैं, तो यही स्वर्ग है। और आपके जीते जी आपके बच्चे आपको नकारते हैं तो यही नरक है। बिल्कुल सर। अभी आपकी एक कविता थी जो काफी पॉपुलर हुई, जिसमें बेटी के बारे में आपने बोला है, तो अगर सर वो आप एक बार फिर से दर्शकों को सुना सकें तो। वो कविता तो बहुत, मेरा एक सपना था उस गीत को लिखने का। वो एक गीत बहुत मैंने टीवी पे देखा था। मेरी बड़ी बहू
जब शादी होके आई थी, उसका नाम प्रिया है, और जब बड़ी बहू विदा होके आई तो घर में उस गीत को बजा रही थी। वो एक हमारी संजय सिंह एक कवि हैं भोपाल के, जी। उन्होंने लिखा और गाया, किसी लड़की ने गा दिया होगा सोशल मीडिया पर। तो उस वो बेटी का गीत था कि पिताजी आपने मुझे विदा तो कर दिया, उसके बाद आपने मेरी खबर नहीं ली, मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो पूरा बैकग्राउंड गीत में है। वो सुन सुन के और इंस्पिरेशन मिली। हाँ, रो रही थी। तो अच्छा, कान में मेरे पड़ा तो मुझे भी लगा अच्छा गीत तो अच्छा है यार। मैंने उसको पूरा सुना, फिर उसको कई बार सुना। फिर मुझे लगा यार, बेटी ने तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। पिता की भावना कभी है। बाप के दिल से भी पूछा है कि उसको कैसे याद नहीं आती। एक जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करता है पिता, तो उसके पिता के दिल की क्या हाल होती है शायद बेटी को नहीं पता होगी। विदा के वक्त जब विदा होती है बेटी की तो दूर चला जाता है, जिससे कि बेटी के सामने ना आए, या आएगा तो आंखों पे काला चश्मा चढ़ा लेगा जिससे उसके आंसू न दिखाई दे किसी को। तो ऐसे में बेटी ने अपना दर्द तो दे दिया, पिता के दर्द पे भी कुछ होना चाहिए। तब फिर मैंने वो एक गीत लिखा था। हालांकि मेरे कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं, लेकिन अब आके मेरे उस बड़े दर्द बेटे, को आप ज्यादा अच्छे से हाँ, समझ नहीं समझ सकता था मैं क्या, मेरी बेटी है ही नहीं तो मैं कैसे समझूंगा इस बात। जब बहू आई तब। जब बहू आई तब समझा, और फिर अब आके मेरे बड़े बेटे के ट्विंस हुए हैं, एक बेटी एक बेटा है। तो एक कवि के को भगवान ने ऐसी नियामत दे रखी है, वो बहुत आगे की सोच सकता है। तो मैंने 20-22 वर्ष फ्यूचर की सोचा है। क्या बात है सर। 20-22 वर्ष बाद जब वो बेटी बड़ी होगी और जब वो विदा होगी, तब पिता की क्या हालत होगी, पिता के दर्द में, पिता के दिल में कैसे इमोशंस होंगे, भावनाएं आएंगी। तो वो मैंने ओके दी। तो उस गीत को मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सर। ये गीत उसी धुन पे है और वही मीटर है, तभी उस पिता का जवाब माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। सिंपली पोइट्री होगी। बिल्कुल। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। एक मध्यम वर्ग का पिता कैसे इमोशन अपने दिखा सकता है, वो इस गीत में। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। सादी सी जिंदगी मेरा सादा ज़मीर था, धन से गरीब था मगर मन से अमीर था। मेहनत ईमानदारी ये मेरे उसूल थे, जब तू नहीं थी घर में तो बस 2 ही फूल थे। तुझ जैसी कली आते ही जो रोशनी आई, दी सबने बधाई, कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। जिस हाल में रखा तू उसी हाल में रह ली, आई जो मुसीबत तो मेरे साथ ही सह ली। आंखों में कभी तूने बड़े ख्वाब न पाले, चादर से कभी पांव भी बाहर न निकाले। जब भेजने ससुराल तेरी डोली सजाई, आती थी रुलाई, कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी। अब बताता है बेटी को, क्या बात है सर। जब तक तू यहाँ रही तेरी किस्मत से सब कुछ अच्छा रहा यहाँ पे। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी, तंगी के हाल में भी तू पापा की परी थी। बेटों से थी उम्मीद तू उनसे बड़ी मिली,
जब देर से लौटा कभी बाहर खड़ी मिली, ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई, ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई, सुनने में ये आई कि याद बहुत आती तेरी। जब पिता को ऐसा लगता है कि मेरी क्या बेटी बात है का सर। ससुराल में सब अच्छा अच्छा चाह रहे हैं, मेरी बेटी नाम कमा रही है ससुराल में, तो पिता की दिल से पूछिए क्या खुशी होती है क्या उसे भावनाएं कि मैंने निकलती जो हैं, संस्कार दिए हैं वो मेरे आज निकल के आ रहे निकल हैं। के आ रहे हैं। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। अब बताता है कि मेरे को कैसे याद आती, मैं बता नहीं पाता तुझे, तुझे बताऊंगा तो तू भी रोएगी। जब से गई तू ब्याह के मन टूट गया है, जब से गई तू ब्याह के मन टूट टूट गया है, लगता है विधाता भी घर से रूठ गया है, भाई तेरे सब रूठ के घर छोड़ गए हैं, गम से समंदरों से तार जोड़ गए हैं, भाई तेरे सब रूठ के घर छोड़ गए हैं, गम के समंदरों से तार जोड़ गए हैं, तेरे बिना अब वक्त पे मिलती न दवाई, दूं किसको दुहाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। गीत का अंतिम बंद है और क्या गीत का सर, एक कंक्लूजन है। समाज को वो गीत क्या जिसमें समाज को कोई संदेश ना संदेश मिले, ना मिले। तो संदेश में इस गीत में दे रहा हूं। अगर मैं सच बताता हूँ शिवम, अगर इसने अगर समाज ने मेरी इस बात को स्वीकार लिया तो जितने वृद्धाश्रम है ना वो सब बंद बंद हो हो जाएंगे, जाएंगे। बिल्कुल। क्यों, किसने सिद्धांत बना दिया कि बेटी पराया धन है? बेटों को भी पराया धन बना के देखिए एक बार, करिए बेटों की शादी, भेजिए ससुराल उनको, और आपकी बेटी की शादी होती है दामाद को बुलाइए यहीं पे रखिए। ये तो तय है, बेटी माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेज सकती। आज तक तो ऐसा हाँ, कभी नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए। नहीं मिलेगा। तो ये पूरा परिदृश्य बदल जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। बिल्कुल। अब सुनिए, कैसा है ये सिद्धांत भला, कैसा तर्क है, कैसा है ये सिद्धांत भला, कैसा तर्क है, दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है। क्या बात है, बहुत बारीक। कैसा है ये सिद्धांत भला, कैसा तर्क है, दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है। अपने ही खून के लिए हम इतने क्रूर क्यों, बेटे तो दिल के पास बेटी घर से दूर क्यों, हिम्मत से आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते, ऐसी परंपरा में बदल क्यों नहीं करते। मैं बात कर रहा हूं मगर आंख भर आई, आती है रुलाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने एक पिता के इमोशंस को, भावनाओं को शब्दों में पिरो दिया सर। गीत सुनाते वक्त मैं भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ और कभी कभी एक दो बार तो मैं माइक पर पढ़ भी नहीं पाया हूँ पूरा गीत। सर वो हाँ अभी भी लग रहा है हाँ कि, क्योंकि ये भावनाएं हैं सर जो आपके अंदर से निकल के आ रही हैं। जी। और ये आपने, शायद एक पिता अगर आंख बंद करके इसे सुनेगा तो शायद वो अपने आंसुओं को न रोक पाए। मैंने कहा ना जो कुछ है मेरे पास ऑर्गेनिक है, इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है,
बस आया आपने थॉट में लिख समाज दिया। का की सच्चाई को एक आईना दिखाने का बस प्रयास किया है सर। आपने उनको एक शब्दों में पिरो दिया है जो सच्चाई है शायद। बहुत अच्छा सर। सर आपकी किताबें, टीवी शोज, फिल्मों में आपका में भी आपने लिखा है सर। तो आपकी सर सबसे यादगार लम्हा क्या है सर? बहुत सारे यादगार लम्हे हैं, एक सूत्र में नहीं पिरोया जा सकता सबको। बस ये है कि कविता जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऐसी घटनाएँ घटती हैं जो याद रहती हैं। इसी तरह से किताब का है, अभी गीता जो मैंने गीता का अनुवाद जिसमें किया वो तो बहुत ही ज़्यादा यादगार था। मैंने मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग से करना चाहिए, प्रभु को मुझे अलग से कुछ कराना चाहिए। रात को ये सोच के सोया, अगले दिन दिमाग में जम गया कि कुछ ना कुछ करिए, आप गीता का अनुवाद करिए। तो ये था कि मैं पहले कुरान का अनुवाद करूं, क्योंकि कुरान के बाद में बहुत सारी मिथक फैले हुए हैं। तो फिर मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि कुरान का मत करिए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग फतवा जारी कर देंगे आपके लिए। तो जी। गीता के लिए करिए, क्योंकि गीता हमारा ग्रंथ है और हमारे धर्म में जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फिर मैंने गीता का अनुवाद किया और वो भी मुक्तकों में। जिस वक्त शिवम मैं पहला मुक्तक लिख रहा था उस वक्त ध्यान नहीं था मुझे आज कौन सा दिन है। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। क्या बात है सर! प्रभु ने आपसे स्वयं करवाया। स्वयं करवाया। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि एक मुक्तक लिखना मुश्किल होगा, लेकिन पहले एक दिन एक लिखा, दूसरे दिन 2 लिखे, तीसरे दिन एक-एक दिन में 3-3 लिखने लगा मैं। फिर एक अध्याय जैसे ही पूरा हुआ तो एनर्जी लेवल कम हुआ, तो मैं फिर बांके बिहारी के दर्शन करने गया। तो हर अध्याय कंप्लीट होने के बाद मैं बांके बिहारी के दर्शन करने जाता था एनर्जी लेने। फिर एनर्जी गेन हो जाती थी, फिर आ जाता था, फिर अगले अध्याय के लिए। जिस दिन अंतिम श्लोक लिखा गया, उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी। तो प्रभु ने ये स्वयं आपसे करवाया सर। कोइंसिडेंट था ये। उसके बाद बहुत दिन तक मैं ये ढूंढता रहा कि पब्लिशर कोई मिले, अच्छा पब्लिशर मिले जिससे करवाऊं। फिर मुझे एक पब्लिशर मिले। एक गोष्ठी में उर्वशी जी आई थी, प्रभात प्रकाशन की। प्रभात प्रकाशन तो जी। उन्होंने फिर मुझे बुलाया। तो जिस दिन बुलाया उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी, जिस दिन पांडुलिपि लिखे जिस दिन क्या हो। और जब किताब छपी है, कंप्लीट हो गई है, तो प्रभात प्रकाशन से फोन आया कि आप इस दिन अपनी किताबें ले जाइए, आपकी किताब छप चुकी है। उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी। इससे इससे बड़ा बड़ी संयोग कुछ नहीं हो सकता कुछ शायद। नहीं हो सकता। ये सब ऐसा लग रहा था कि कृष्ण जो है मेरा पीछा अंत तक नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें आपके हाथों से कुछ उन्होंने लिखवाना था। लिखवाया है, हाँ, वो सब काम वही करा रहे हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है घटित आपके जीवन में, वो होने दीजिए सहज रूप से। जो होगा वो अच्छा होगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये शायद गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर सहज रूप में हो रहा है तो। और अच्छा हुआ। और इतना अच्छी वो किताब छापी है उन्होंने। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभात प्रकाशन का और प्रभु का कि उसने सारे काम बहुत अच्छे करवा दिए। ज़िंदगी में इससे अच्छा मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकता था जो मैंने किया है। गीता को इतना आसान कर दिया, इतनी आसान हो गई कि जो छठी 7वीं क्लास का बच्चा है, उसकी भी समझ में आ जाएगी क्या है ये गीता। जो मुझे बीएससी में बीएमएस किया मैंने, तब तक मेरी समझ में नहीं आई थी गीता। अब आगे समझ में आई। जब गीता का अनुवाद किया तो 5-5 गीताएँ मैंने सामने रखी थी, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तब जाके उनका अनुवाद किया। उसको अनुवाद करते हुए सर क्या आपके जीवन के भी जो जो जहाँ पे ब्लॉकेज थे, जहाँ पे आपको यस शिवम, मेरे जितने ब्लॉकेज थे, जिनको जो शंकाएँ थी वो खत्म हो गई। अब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता माइक पे जाके। मैं माइक पे जब जाता हूँ तो बस यहाँ से उठ के माइक पे जब जा रहा हूँ तो बस सौंप के जाता हूँ, प्रभु तेरे हाथ में डोरी है, तू चाहे हिट करे या हूट कराए मुझे। मैं नहीं जानता, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। अब बस काम होता है, हाँ, व्यूज की लालसा नहीं और है। तालियाँ कम मिले उस दिन तो मुझे कोई गम नहीं होता, तालियाँ बहुत ज़्यादा मिले तो मुझे कोई गुरूर नहीं होता। क्या बात है सर! क्योंकि गुरूर जिसने अपने ज़हन में पाला होगा, बंद हों खिड़कियाँ फिर भी न उजाला होगा। खुद की परछाइयाँ जब कद से बड़ी हो जाएँ, खुद की परछाइयाँ जब कद से बड़ी हो जाएँ, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। इसलिए क्या दिमाग में बात है कोई सर! गुरूर नहीं होता मेरे। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर। डेफिनेटली श्रोता हमारे इस एपिसोड को एंजॉय कर रहे होंगे सर। अब एक छोटा सा सर स्पेशल सेगमेंट कर लेते हैं सर। हम आपकी 3 सर पसंदीदा कविताएं सुनेंगे सर। एक आपकी सर शुरुआती कविता कौन सी थी?
दूसरी सर आपकी रोमांटिक स्टाइल वाली जो लोकप्रिय कविता है सर, और तीसरी सर आपकी पर्सनल फेवरेट जो भी है। तो सर शुरू करते हैं सर, आपकी जो शुरुआती कविता कौन सी थी सर? पहली कविता थी जो मैं मंच पे जो मेरे पॉपुलर हुई। तुम फनती हुई सी नदी लग रही, आओ अपना समंदर बना लो मुझे, मैं गए वक्त सा हूँ न फिर आऊंगा, मुड़ के आवाज देकर बुला लो मुझे, तुम फनती हुई सी नदी लग रही। लिख दूं तारों की लड़ियों से मैं स्वागतम, नाम तेरा ही लेकर करूं आचमन, इंद्रधनु नभ से लाकर बिछा दूं प्रिय, घर तेरा मेरे घर पर ओ शुभ आगमन, तुम तो पूनम के खिलते हुए चांद हो, तुम तो पूनम के खिलते हुए चांद हो, दाग सा ही समझ कर लगा लो मुझे, मैं गए वक्त सा हूँ न फिर आऊंगा, मुड़ के आवाज देकर बुला लो मुझे, तुम फनती हुई सी नदी लग रही। ये मेरी शुरुआती पॉपुलर कविता थी। क्या बात है सर, बहुत बहुत ही शानदार सर। दूसरा आपकी सर जो रोमांटिक स्टाइल की जो सबसे पॉपुलर कविता है सर, जो जिसकी रोमांटिक इसके बाद जो पॉपुलर हुई वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थी, उसका जिक्र भी कर चुका हूँ। जी, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियां जहां की हमें मिल गई, जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, छू के देखो जरा अनछुए फूल को, छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुवन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने ये कविता जब भी सुनी है, जब भी देखी है सर, श्रोता सर सब आपके साथ ही गाते हैं, और ज्यादातर जगहों पे सब आपके साथ गाते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट कर लेते हैं अपने कर को। लेते हैं, और सबको शायद ये सर याद है ये लाइनें, ये वो लाइनें हैं शायद सबको थोड़ी बहुत याद है सर। सर आपकी फेवरेट कौन है? ये तो श्रोताओं की फेवरेट हो गई सर। मेरी फेवरेट कौन, मैं कविता या कुछ और? कविता या अच्छा। जो भी आपका सबसे फेवरेट है। मेरी जो फेवरेट कविता है, हालांकि मंच पे सुना नहीं पाता हूँ मैं उसको, आज सर मंच आपका है। मैं वो सुनाता हूँ। जब आपका महबूब आपसे दूर चला जाए, आप, ये तो तय है कि जरूरी नहीं है आपको आपका महबूब मिल ही जाए, बिल्कुल। जब आपसे बिछड़ के दूर चला जाए और 20-25 वर्ष बाद आपके सामने किसी वजह से या किसी घटना में या किसी मोड़ पे आपको मिल जाए बाय द वे, उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं, उस फीलिंग्स का एक गीत है मेरा। मिले हैं एक दूसरे से, गिले शिकवे भी होंगे, शिकायत भी होंगे, उसका एक बंद आपको सुनाता हूं। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, कल मुझे राह में चांद मेरा मिला, दूधिया दूधिया ये बदन हो गया, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा, थोड़ा मैंने सुना थोड़ा उसने सुना, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया, कल मुझे राह में
चांद मेरा मिला। होता है ना, एक दूसरे से शिकायत करते कि थोड़ा सी हिम्मत आप कर लेते तो थोड़ा हम सा लोग हिम्मत हम एक कर हो लेते तो जाते। साथ होते। दूसरा कहेगा कि मैंने तो की थी, मैंने तो काफी हिम्मत की थी, तुमने ही कदम नहीं बढ़ाया। तुमने कदम नहीं बढ़ाए। उस फीलिंग्स का एक बंद सुनाता हूँ। फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली, जो कि पानी बरसने का संकेत था। जब आप मिल रहे हैं तो पुरानी बातों को याद करके फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहते हैं, दोनों के बहते हैं, और फिर वो पुरानी बात, पूरा फ्लैशबैक, पूरी फिल्म घूमती है। फिर अचानक ही ठंडी हवाएं चली, जो कि पानी बरसने का संकेत था। कितनी बारिश हुई कुछ पता ना चला, इतना तन का ये झुलसा हुआ रेत था। कौन बरसा था और कौन भीगा बहुत, कौन बरसा था और कौन भीगा बहुत, प्यासे अधरों का बस आचमन हो गया। थोड़ा मैंने कहा, थोड़ा उसने सुना, हल्का हल्का सा दोनों का मन हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। मैंने इन तीनों गीतों के एक एक मुखड़ा और एक एक अंतर आपको सुनाया है। गीत बहुत लंबे हैं, नहीं बातचीत बिल्कुल बहुत सर, लंबी हो जाएगी। बिल्कुल सर। सो अब हम समापन की ओर हैं सर। तो एक थोड़ा छोटा सा सर रैपिड फायर है कि एक ऐसा पोएट जिसके साथ आपको परफॉर्म करना हमेशा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि आप इस देश के लगभग सभी जाने माने कवियों के साथ आप मंच शेयर करते हैं, साझा करते हैं सर। तो ऐसा कोई एक कवि जिसके साथ आप स्वयं एक्साइटेड हो जाते हैं कि इनके साथ आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ? आ, किसी जमाने में था ऐसा, अब तो खैर ऐसा नहीं है। वो गुजर गए। मैं मेरा मतलब गोपाल दास नीरज जी से था। क्या बात है। एक समय ऐसा लगता था कि यार इनके पास बैठना, इनके साथ कविता पढ़ना बहुत एक्साइटिंग है। सम्मान की बात है, बिल्कुल। तो वो वक्त मिले और खूब मिले। जब मिले तो खूब मिले, फिर उनके साथ यात्राएं भी की। जब वो मंच पे होते तो ऐसा लगता कि आज मजा आएगा आज कविता सुनने में, बिल्कुल। पढ़ने में भी और उनको सुनने में भी। क्योंकि वो कविता सुनाते थे तो जिस लहजे में सुनाते थे। मैं जब छोटा था, पिता के साथ जब कवि सम्मेलन सुनने जाता तो उनको सुनने के लिए पूरी पूरी रात बैठता था। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो बुढ़ापे में भी जब अंतिम समय था, उस समय भी वो जानते थे कि माइक की कितनी सेंसिटिविटी होती है और कितनी दूर रखना चाहिए मुंह से। ये एक्सपीरियंस है। हाँ, ये उनसे एक्सपीरियंस लगा। बुढ़ापे में भी कभी उनके परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आया। अब जैसे अशोक चक्रधर जी हैं, उनको माइक का सेंस बहुत अच्छा है। वो जानते हैं कि माइक को कैसे यूज करना चाहिए। उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। तो नीरज जी के साथ कविता करने का सलीका भी आया। नीरज जी से बहुत कुछ सीखा। तो उनके साथ बैठना एक्साइट लगता है। क्या बात है सर। सर कोई एक ऐसी लाइन जो आपको लगता है, या कोई ऐसी कविता जो आपको लगता है काश मैंने लिखी होती? क्योंकि मैं नीरज जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, इसलिए उनकी ही कविताओं की बहुत सारी पंक्तियाँ हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये पंक्ति अगर मैं लिखता तो बहुत मज़ा आता। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये उनकी कविता की पंक्ति है और ये जीवन का पूरा फलसफा है इसमें। तो ऐसा लगता है यार ये पंक्ति मैं अगर लिखता तो और अच्छे से मज़ा आता। मजा आता। अच्छे से तो नहीं लिख सकता था, उनसे अच्छा नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है। क्या बात है सर। सर जिसके पहले हम एपिसोड को समाप्त करें सर, कोई एक ऐसी चीज ऐसी कविता जो शायद अभी तक आपने मंच में ना पढ़ी हो या अभी आपने लिखी हो? अभी लिखी है मैंने एक कविता। बिल्कुल सर। मैं उसका मुखड़ा जो फर्स्ट सुनाता टाइम हूँ। हम हाँ, अपने दर्शकों को सुनाएंगे जी। समाज के रिश्तों पे मैंने गीत लिखा है। जी। जीवन की इस पुस्तक के कुछ पन्ने फाड़े, कुछ को मोड़ा। जीवन की इस पुस्तक के कुछ पन्ने फाड़े, कुछ को मोड़ा। बेहतर हो वो रिश्ते टूटे
जिन रिश्तों ने हमको तोड़ा, जीवन के कुछ, जीवन में जिसने आपको परेशान किया उससे किनारा कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा, उसे दूरी बना लें। बेहतर हो वो रिश्ते टूटे, जिन रिश्तों ने हमको तोड़ा, जीवन की इस, पहला रिश्ता बताता हूं जो यंग एज में होता है। एक रिश्ते ने लाड़ लड़ाया, प्यार जताया, सपन दिखाए, पायल की रुनझुन ने तन और मन के सब दर्पण चटकाए। अब भी जब पुरवाई चलती, क्या बात है सर। अब भी जब पुरवाई चलती, दर्द का सकता थोड़ा थोड़ा, बेहतर हो वो रिश्ते टूटे, जिन रिश्तों ने हमको तोड़ा। दूसरा रिश्ता होता है दोस्त का, जिस पे हम बहुत भरोसा करते हैं, वही हमको दगा देता है। बहुत सही सर, बिल्कुल सर। एक रिश्ता हम राज बना पर लाज राज की रख ना पाया। एक रिश्ता हम राज बना पर लाज राज की रख ना पाया। जख्मों पर मरहम के बदले नमक हाथ में लेकर आया। जब तक टूट गया ना जड़ से, जब तक टूट गया ना जड़ से, तब तक उसने हाथ मरोड़ा। बेहतर हो वो रिश्ते टूटे, जिन रिश्तों ने हमको तोड़ा। अंतिम रिश्ता बताता हूं। खून के जो संबंध बने थे, खून पी लिया उन रिश्तों ने। खून के जो संबंध बने थे, खून पी लिया उन रिश्तों ने। बिना कर्ज मजबूर कर दिया, बाकी बची हुई किश्तों ने। जीवन भर इन संबंधों ने, जीवन भर इन संबंधों ने खूब निचोड़ा, खूब ही धोया, खूब निचोड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है। जीवन भर इन संबंधों ने खूब भिगोया, खूब निचोड़ा। बेहतर हो वो रिश्ते टूटे, जिन रिश्तों ने हमको तोड़ा। जीवन की इस पुस्तक के कुछ पन्ने फाड़े, कुछ को मोड़ा। ये भी मैंने लेटेस्ट कविता कही है और फर्स्ट टाइम बहुत अभी। मंचों पर सुनाने का मौका नहीं मिला, और मंचों पर ऐसी कविताएं बहुत कम सुनी जा सकती हैं। नहीं सर, ये बहुत सही कविता है और इसके भाग हालांकि मुझे समाज लगे। से जुड़ी हुई कविता है। समाज में ये अंतिम बंध जो था ना, खून का रिश्ता, खून पी लिया उन रिश्तों ने, मैंने एक दिन फेसबुक पे डाली तो मेरे दोस्तों के फोन आना शुरू हो गए कि क्या होगा, फैमिली में कोई गड़बड़ हो गई क्या। मैंने कहा, कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं तो जो समाज में देख रहा हूँ वो लिखा है समाज को आईना मैंने। दिखाने का काम किया है, समाज की सच्चाई को शब्दों में पिरोया है। सर थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब, आज की बातचीत जो थी वो दिल में उतर जाने वाली थी, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में आने के लिए सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जिन चीज बातों को मैं कहीं कह नहीं पाता वो बातें आज मैंने आपके बीच में कह दी, और बहुत सारे चीजें, बहुत सारे पन्ने थे जिनको आपने खुलवा लिया। नहीं नहीं मैं सर, बचता था जिन पन्नों को खोलने से, वो आपने बातचीत के जरिए बहुत आसानी से, मुझे भी पता नहीं पड़ा कि मैं पन्ने खोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूं कि आज के श्रोताओं को ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। डॉक्टर साहब ने आज वो कविताएं भी हमारे बीच में रखी हैं जो मंचों से उन्होंने शायद नहीं सुनाई हैं, और उन्होंने अपनी जीवन के कई पन्नों को वो खोल के हमें हमारे सामने रखा।
अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सर के भी चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम इस तरीके के अच्छे-अच्छे गेस्ट को ला सकें। धन्यवाद।